भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए धीरे से दोनों हाथ रख करके आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से चलिए। चलिए सावधान, हाथ को थोड़ा 10 बार खोल लीजिएगा। आराम। 5 बार सीधे दिशा में घुमा लीजिएगा, 5 बार उल्टे दिशा में। हाथ पैर खोल लीजिएगा अच्छे से, राम राम से। गर्दन 2-3 बार सीधे दिशा में घुमा लीजिएगा, फिर गर्दन 2-3 बार उल्टी दिशा में। सावधान। तो हम आते हैं मंडूकासन की स्थिति में। ये वज्रासन में बैठिएगा, पीछे की स्थिति देख लीजिएगा ये ऐसे। ये वज्रासन। वज्रासन में हमको भोजन के बाद बैठना चाहिए। जिनको घुटने में तकलीफ है उन्हें नहीं बैठना चाहिए, वो सामान्य अवस्था में बैठे, आलती मौत से बैठे, सीधा बैठे, लेकिन भोजन के तुरंत बाद चलना फिरना वर्जित है। कम से कम 5 मिनट, एकदम कम से कम है तो 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट बैठना जरूरी है। नहीं तो आहार नाल तक पूरा भोजन उतरा नहीं रहता है। इधर उधर हो जाने से फिर शरीर में बहुत सारे उपद्रव हो जाते, बहुत सारी समस्याएं आती। इसलिए वज्रासन में बैठने का महत्व बताया गया है। वज्रासन में इसलिए भी बैठाया जाता है ताकि यहाँ पे एक बंध लग जाता है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध 4 प्रकार के प्रमुख चीज होते हैं योग में। आसन, किसी स्थिति में सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। प्राणायाम आप जानते हैं, मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, ये सब मुद्राएं हैं। और बंध, शरीर में किसी एक जगह को लॉक कर देना जिससे रक्त संचरण, वायु का संचरण वहां तक रुक जाए। बंध का भी एक अलग विज्ञान है, बंध भी एक अलग स्थान रखता है। तो यहाँ पे ऐसे बैठने से ना एक घुटने के पास बंध लग जाता है, जिससे रक्त संचरण नीचे नहीं जाता, ऊपर की ओर होता है और भोजन को पचाने का काम करता है। इसमें हमको कमर गर्दन सीधे करते हैं यथासंभव बैठने की कोशिश करें। जिसको घुटने का प्रॉब्लम ना हो तो दिन में 2-3 बार भी ऐसे ही सामान्य अवस्था में भी बैठ सकते हैं। अब इसमें किए जाने वाले आसन है मंडूकासन, जो पेट के लिए बहुत अच्छे, डायबिटीज के लिए रामबाण। सीधा देखना, सीधे और सही स्थिति से करना। अगर स्वस्थ होना है तो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। यथासंभव मुंडी ऊपर रहे, नीचे ना रहे, ऐसे ऊपर। पेट की धड़कन को महसूस करना है। जिसको ज्यादा कमर में दर्द है आगे न झुके, धीरे से उठ जाएंगे। सबके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बातें होती, उसको हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आयुर्वेद में कहा जाता है, तो इसे एक बार करेंगे, रोगी अच्छा हो तब उसका इलाज ठीक से होता है। रोगी अच्छा हो, चिकित्सक अच्छा हो, दवाई अच्छा हो, तभी उसका आप इलाज ठीक से हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि रोगी कैसे अच्छा होगा आप बोलेंगे, तो अगर रोगी
उसके रोग के अनुसार भोजन नहीं करता, रोग के अनुसार खान पान नहीं रखता, रोग के अनुसार रहन सहन आदि नहीं करता, तो डॉक्टर कितना भी अच्छा हो तो ठीक नहीं कर सकता, दवाई कितना भी अच्छा हो उसको ठीक नहीं कर सकता। तो आगे झुके पीछे झुकना जरूरी है। अगर कोई ऐसे ही लेट सकते हैं लेट जाए तो वज्रासन ऐसे बहुत अच्छा ये जो लेट सकते हैं वो, और जो नहीं लेट सकते हैं वो आगे ऐसे आधा इतना कर सकते हैं ऐसे मॉडिफिकेशन आपके। तो बता रहा था आपको कि रोगी का अच्छा होना जरूरी है, जो नियम बताएगा उसका पालन करना, चिकित्सक सही होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, और दवाई भी सही विधि से बना हो और सही मात्रा में उगाया गया हो और सही उसका पोषकता हो, तब आपको फायदा जरूर करेगा। और आचार्य बालकृष्ण जी कहते हैं भावना उस समय अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोई दवाई बना रहा है उस समय ये भावना आनी चाहिए दवाई को बनाने के लिए। जैसे डायबिटीज की दवाई बन रही है तो मैं डायबिटीज की दवाई बना रहा हूँ तो इसको खाने वाला व्यक्ति जल्दी ठीक होगा, ऐसे बना करके हम गौ माता की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है, कई बार बताना चाहता हूँ लेकिन इसको पकड़ो इसे में समझ नहीं आता। कई बार आपको किसी दिन आपको गौ माता के बारे में विशेष बताऊंगा, हाथ पकड़ करके सीखी चलिए। गौ माता की इतनी विशेषता है, पहले के जमाने की बात बता रहा हूँ, जब हमारे घर गौ माता रहती थी, सुबह वह चरने जाती थी, तो अगर व्यक्ति को कोई रोग हो गया तो उसके कान में जाकर के बोलता था, हे गौ माता मुझे ये रोग है, ऐसे करके कान में जाके बोल देता था। तो गौ माता जंगल में जाकर के ऐसे जड़ी बूटी को खाती थी जिससे उसका वो रोग ठीक हो जाए, और वो आकर के शाम को दूध देती थी, तो व्यक्ति दूध को पी करके सोता था तो उसके रोग ठीक हो जाते। इतनी चमत्कारिक गौ माता, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ा अर्थशास्त्र उनके ऊपर टिका हुआ है, सब शास्त्र उसके ऊपर टिका हुआ है। कभी विशेष चर्चा उस पर करेंगे। भोजन बहुत तो लोग पेट पे बल लेट करके किए जाने वाले अभ्यास आपको बताया था, भुजंगासन का अभ्यास, ये पहला अभ्यास, दोनों हाथ बगल पे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और इसको जिसको पेट कम करना है उसके लिए बताया था, सामान्य व्यक्ति से रोक करके रख सकते हैं। अब इसमें ऐसे खींचे ना तो पीठ के दर्द महसूस करना, तो आपके पीठ के दर्द को महसूस करेगा, पीठ के दर्द को खींचेगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते ऊपर, ऊपर देखिएगा, श्वास छोड़ते हुए। इसमें जिसको पेट कम करना है, चर्बी, इसके लिए बस जल्दी जल्दी करना, ऐसे जल्दी जल्दी कर सकते हैं तुरंत, तो भुजाएं भी मजबूत होंगी, पेट ऐसे खींचेगा पर हुआ, तो पेट की मसल्स में खिंचाव और फैलाव दोनों होगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, तो वह जगह टाइम तक फिर धीरे से अच्छा हो जाएगा। भुजंगासन, अब तिर्यक भुजंगासन करेंगे। सीधे उठना है, उल्टे पैर की एड़ी को देखना है, सीधे तरफ से उठा, उल्टे पैर की एड़ी को देखना है, श्वास छोड़ते नीचे। अब उल्टे तरफ से उठ रहे हैं तो सीधे पैर से, आप ये सारी चीजें अच्छे से सीख जाएंगे। कमर दर्द के लिए भुजंगासन बताया, कमर दर्द के लिए तिर्यक भुजंगासन जो आपको बता रहा हूँ ये भी है।
सीधे उठना और एक तरफ घूम जाना, और जिधर से घूमे उसको विपरीत पैर के उंगली को देखना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर उठिएगा ऐसे, ऐसे। शलभासन, दोनों हाथ दोनों नीचे, दोनों पैर से उठा देंगे ऐसे। शलभासन, ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिए सीधा उठा हुआ है मेरा पैर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर को पटकना नहीं, हमेशा आराम से करिएगा। श्वास भरते ऊपर, हमारा मेन कमर है, श्वास छोड़ते हुए इस नीचे लाइएगा। अब एक और अभ्यास आपको बताया था, ये विश्राम करते हुए ये अभ्यास भी कर सकते हैं, एक एक पैर से धीरे 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 धीरे, कमर दर्द के लिए। तो हमें अपने रोग के अनुसार या अपनी दिनचर्या, अपनी वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार भोजन करना चाहिए। क्योंकि एक रोगी व्यक्ति वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी ने उसे कहा हल्का आहार करना, जितना हल्का से हल्का हो सके आहार लेना। अब वो व्यक्ति वहां से निकला, अब वह दिमाग लगाने लगा, अरे धरती, धरती से हल्का तो पानी है, क्योंकि धरती के ऊपर पानी रहता है। ठीक, अब वह सोचा पानी में, तो फिर वो सोचने लगा तेल और घी पानी के ऊपर डालें तो तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तो तेल और घी तल जाता है, ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो फिर सोचने लगा अरे तो तेल और घी के ऊपर तो पूरी भी तैर जाता है, तो सबसे हल्का पूरी है, तो पूरी कचौरी खाने लगा वो, तो उसका रोग ठीक होगा क्या? ऐसा नहीं है, अपना दिमाग सदविचारों पे लगाना चाहिए, ऑप्शन नहीं ढूंढना चाहिए। इतने सारे ऑप्शन है भारत में, विदेश में तो इतने ऑप्शन भी नहीं है, बहुत कम है विचारों के पास, क्योंकि अत्यधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक बर्फ के कारण इतनी सारे हमको चीजें मिल रही हैं, वो नहीं मिल पाता उनको। तो भगवान का शुक्रिया करिए कि हमको भारत जैसे भूमि पे जन्म दिया है। अब धीरे से दोनों पैर से धीरे धीरे उठाना, एक एक पैर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते ऊपर उठाइएगा, श्वास छोड़ते नीचे। ये हल्के हल्के व्यायाम देखिए कितने अच्छे लगते हैं। जिसको पेट कम करना है इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, धीरे 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 दोनों पैर से भी कर सकते हैं, तो जल्दी फायदा होगा। इसके बाद बताया था आपको पाद वृत्तासन, पैर से बड़ा शून्य बनाना है, ऐसे पूरा पैर से बड़ा शून्य बनाइए। एक पैर से सीधे दिशा में पहले बनाइएगा, फिर उसके विपरीत दिशा में ऐसे बनाइएगा, दोनों पैर से बनाना है। इतने हल्के फुल्के अभ्यास इतने अच्छे आपको कर देंगे। साइकिलिंग, फिर इसमें साइकिल चलाइए, जब भी मौका मिले आपको साइकिल तो चलाना चाहिए, कोशिश करें कि आप साइकिल चलाएं, कोशिश करना है, कोशिश करें कि 1 किलोमीटर के अंदर काम है, थोड़ा समय है, तो आप साइकिल में आया जाया करें। कोशिश करें कि सब्जी आदि लेने जाना है, साइकिल से बहुत अच्छा रहेगा। दोनों तरफ साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने के बहुत फायदे हैं। कई लोग सिर्फ साइकिलिंग ही करते हैं। योग एक ऐसा है सर्वांगीण शरीर के विकास के लिए बहुत फायदे हैं। पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेंगे, ऐसे पवन मुक्त हो जाएगा, मतलब पीछे के रास्ते से पवन मुक्त होगा। ऐसे ऊपर जाते हुए दोनों पैर से भी कर सकते हैं इसको, ऐसे नासिका को लगाने का अभ्यास,
अब इसमें ढुलन मुलन आसन होता है, वो बहुत अच्छा होता है पीठ के मसाज के लिए, पीठ के दर्द के लिए। इसको अच्छे से टाइट पकड़ के ऐसे ऐसे ढूंढना है, ऐसे पीठ का मसाज हो जाएगा आपका। आनंद नहीं, स्वावलंबी बनिए, अपना मसाज खुद करिए ऐसे। इतना बढ़िया, एक तरफ लुढ़किए, फिर बीच में आइए, फिर दूसरे तरफ लुढ़किए। इतना अपने शरीर पे काबू होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इतना होना चाहिए, ऐसे दोनों तरफ लुढ़कने का। ऐसे तो सावधान, दोनों पैर की एड़ी को पकड़ लेना, एड़ी को पकड़िएगा और पूरा ऐसे उठा दीजिएगा कंधे को। कंधर आसन कहते हैं, कंधा उठा हुआ है, कंधर आसन या सेतु बंधासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ब्रिज पोज कहते हैं। कमर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइएगा, फिर एक बार उठा दीजिएगा, श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसे जितना तान सके, जितना उठा सके, कंधे बस नीचे रहे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसी अभ्यास। फिर दोनों पैर को अच्छे से मोड़ लीजिए, एड़ी से एड़ी जोड़ लीजिए, पंजे से पंजा, टखने से टखना, घुटने से घुटना, जंघाओं से जंघा, दोनों हाथ फैला लीजिएगा। एक तरफ पैर, दूसरे तरफ गर्दन, ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास भरते ऐसे। गलत सोने से, गलत उठने बैठने से, गलत चलने से, कमर हमेशा नीचे झुका करके रखने से कमर दर्द की समस्या होती है। अत्यधिक वजन उठा लेने से, हड्डियों के कमजोर होने से, आड़ा तिरछा चलने से, आड़ा तिरछा सोने से, उठपटांग बैठने से कमर में दर्द होता है। तो सही अवस्था में बैठना, सही रीढ़ की हड्डी सीधी रखते, अत्यधिक सब चीज में एक्सेस नहीं करना, मध्य मार्गी होना, मिडिल मार्गी होना, हर चीज में कोशिश यही करना कि ना ज्यादा एकदम एक्सट्रीम में जाए, ना एकदम लोअर में जाए। इस प्रकार से शरीर को धीरे कर, दोनों तरफ से, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे। तो धीरे से थोड़ी देर थोड़ा विश्राम दे देते हैं। शरीर को विश्राम देना जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था। श्रम के बाद विश्राम जीवन का नियम, मेहनत के बाद आराम जीवन का नियम, प्रकृति का नियम। इसीलिए भगवान ने दिन और रात बनाया है कि हम दिन भर मेहनत करें और रात में विश्राम करें। कल डिटॉक्स के बारे में बताया था। यथासंभव सब चीज को थोड़ा 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 त्याग करना चाहिए। तेण तक तेण भुंजिथा का भाव हमें हमेशा रखना चाहिए। क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके सोने के 1 घंटे पहले तक ही सोशल मीडिया, मोबाइल का उपयोग करें, जिससे आपकी नींद में डिस्ट्रैक्शन ना हो। सोने जाते हैं हम तो 3 से 4 फीट कम से कम दूरी में उनको रखें, 3-4 फीट दूर में रखें तो बहुत अच्छा होगा। मोबाइल को सर के पास रखने से उसके रेडिएशन से सर को बहुत नुकसान होता है, इसलिए सिर के पास नहीं रखना चाहिए। सोने के 1 घंटे पूर्व उसका त्याग कर देना। फिर उठना है तो धीरे से दोनों पैर मोड़ करके बाएं करवट लेकर के धीरे से उठना, एकदम आराम से उठिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी नहीं। तो
बिल्कुल ऐसे रोज अभ्यास करना, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, छोड़ तो फिर लगता है धीरे धीरे। चलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा है तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत, हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा करिए, पूरे भाव के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिए, लगन के साथ करिए। आप लोग टॉपिक्स के टाइम ना प्राणायाम जरूर किया करें, या तो लिखिए विषय को, लिख नहीं सकते, आपका माइंड स्ट्रांग है तो अच्छी बात है, आप ध्यानपूर्वक कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। भ्रामृत भी तो नहीं कर सकते क्योंकि समय आप सुन नहीं पाएंगे, तो कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर किया करें। तो धीरे धीरे कपालभाति पूरे भाव के साथ, लगन के साथ, निज धर्म का पालन करते हुए अच्छे कर्म करते रहेंगे ना, अच्छी बातें आप बोलते रहोगे तो आपके ऊपर ब्लेम लगाने वाले, सच्चाई के मार्ग पे चलोगे तो आपको नीचा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, सबसे उठ करके चलिए। अच्छे काम, समाज के काम करने से पहले आपको अपने मन को जीतना होगा, क्योंकि जो मन को जीत लेता है तो सबको समझ जाता है कि दुनिया में कैसे कैसे प्रकार के लोग हैं, कैसे कैसे लोग मुझे मिल सकते हैं। तो चलिएगा, आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का यह जीवन मंगलवार है तो मंगलमय है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे के टॉपिक्स के लिए सादर नहीं। ओम शांति शांति शांति। कपालभाति अनुलोम विलोम आप करते रहेंगे निरंतरता से। धन्यवाद धन्यवाद मित्रेश सर, आज आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां योग के माध्यम से दी है ना। तो योग तो हमें निरंतर करते ही रहना है, और योग से क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में आज हम लोग डेली डेली मिथिलेश सर के माध्यम से सीख रहे हैं कि हमें योग से अ, हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति के बारे में हो, चाहे आप आपके मतलब दिल के धड़कनों के बारे में हो या श्वास के बारे में हो, सारी चीजों के बारे में हम लोग योग के माध्यम से सीख रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग मतलब योग इतना अच्छे से सीख चुके हैं कि हमको मतलब ये ज्ञान हो चुका है कि हम लोग अगर दिन में अगर आधे घंटा ये 1 घंटे भी अगर हम लोग अनुलोम विलोम या कपालभाति जैसे कुछ चीजों को अगर करें, थोड़े थोड़े योग को करें, तो भी हम अपने दैनिक जीवन में अपने शरीर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, मतलब शरीर को हम लोग स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, ये तो है हमारे योग की बात, है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि मतलब हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना। उसमें योग भी है, और संतुलित आहार भी है, अच्छी नींद भी है ना। इन सारी चीजों की हमको रोज रोज आवश्यकता है। अगर रोज रोज हम ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो हम हमारे जीवन में होने वाली सारी बीमारियों से, सारी तकलीफों से बच जाएंगे, है ना। तो उसी चीज के बारे में आज मैं एक छोटी सी टॉपिक लूंगा। जैसे कि आज हमारे जीवन में या हमारे समाज में लोगों में ज्यादातर क्या हो चुका है कि ये दर्द की समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी है ना। आज आप किसी के घर में भी चले जाइए, आप पूछे कि अगर किसी के घर में भी ना, तो क्या बोलेंगे, मतलब किसी न किसी दर्द से कोई ना कोई पीड़ित है ना। जैसे किसी किसी को पूछोगे आप तो सिर दर्द से कोई पीड़ित है ना। कोई कमर दर्द से पीड़ित है, कोई जोड़ों के दर्द से पीड़ित है ना। मतलब कोई ना कोई समस्या जीवन में है ही, जो मतलब जो दर्द का कारण है ना। तो उसी दर्द के कारणों को हम लोग समझेंगे कि ये दर्द आखिर होता क्यों है ना। और इसके लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे कि
अधिकतर हमारे क्लब में भी चर्चा होते रहती है कि दर्द का मुख्य कारण होता है हमारे शरीर में अधिकतर पानी की कमी, है ना। 50 से 70% कारण ना पानी की कमी ही है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब इस क्लब में आए हैं तब लोग हम मतलब पानी के बारे में हम लोगों ने सीखा है कि हमको पानी कैसे पीना चाहिए, हमको घंटे घंटे में पानी पीना चाहिए, आधे घंटे में, इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं था। इस क्लब में जुड़ने से हमें ये नॉलेज हुआ कि हमको पानी कितना पीना चाहिए, है ना। तो जो पेन होता है हमारे शरीर में, जो दर्द होती है ना, उसका भी कारण पानी की कमी ही होती है। 50 से 70% तो पानी की कमी की वजह से ही होता है। क्या होता है कि अगर हम लोग सही तरीके से अपने शरीर को पानी नहीं देते हैं, है ना, तो शरीर में सही तरीके से जब हम लोग पानी नहीं देते हैं तो वो हमें हमारे शरीर को सही तरीके से वो नहीं कर पाता, मतलब पोषक तत्वों का वो ऑब्जर्वेशन नहीं करवा पाता, या फिर हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता है ना। और हमारे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता है तो क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पाता है, और ब्लड के प्रवाह के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है। तो ये मान लीजिए अगर कहीं पर भी अगर आपके शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है या आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो आपके शरीर में दर्द होना जायज बात है। और दर्द ब्लड का फ्लो अच्छा कब नहीं होता है, जब हमारे ब्लड में जितनी पानी की आवश्यकता हो उतनी पानी ना हो, या किन्हीं जो और भी मिनरल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में जो मिले हुए होते हैं वो अधिक मात्रा में हो, या फिर कम मात्रा में हो, या फिर पानी सही तरीके से उसको ना मिल पा रहा हो, है ना। क्योंकि ब्लड आधे से ज्यादा हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें पानी ही होता है ना। तो वही है कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में ऑक्सीजन की सही मात्रा अगर नहीं पहुंच पाती है तब हमको दर्द होती है कोई भी जगह पे, है ना। ये तो हो गया खैर पानी का कारण। और भी बहुत सारे कारण होते हैं दर्द के, है ना, जिसके बारे में मतलब हम लोग चर्चा करते रहते हैं रोज रोज। कभी हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है ना, हमको जितनी मात्रा में हमारे शरीर को कैल्शियम चाहिए अगर वो ही नहीं मिल पाएगा तो इसके वजह से भी हमको दर्द होती है। आप कभी जैसे कि डॉक्टर के पास जाएंगे ना, हॉस्पिटल में अगर कहीं पर भी जाएंगे, आप बता दीजिए कि यहाँ पे मुझे दर्द हो रही है, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाई नहीं लिखेगा। सिर्फ वो क्या क्या करेगा कि आपका कैल्शियम जांच करवा देगा, या फिर कैल्शियम जांच कराए भी नहीं आपको पेन किलर की दवाई दे देगा और कैल्शियम की दवाई दे देगा, और एक आध मल्टीविटामिन की दवाई थमा देगा, है ना। तो हमको ये समझना है कि जो हमारे शरीर में जो दर्द हो रहा है ना, उसको हम लोग जो दवाइयां हैं मतलब कैल्शियम की दवाई खा के या डॉक्टर के पास जाके पेन किलर लेके हमको इसको ठीक नहीं करना है। इसको हमको समझना है कि अगर हम लोग को पेन हो रहा है, अगर हमारे सिर में भी दर्द हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। अगर हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उसके कारणों को हमको समझना है। अगर कमर में भी दर्द हो रहा है तो उसके कारणों को हमको समझना है। सबसे पहले तो हमको जो पेन होता है उसके कारण को समझना है कि हमें किस वजह से यह पेन स्टार्ट हुआ है, या ये पेन के बारे में हम ये भी एक आकलन कर सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी दर्द हुआ है ना, या दर्द हो रहा है, तो क्या वो हमेशा होता है या कभी कभी होता है, इसके बारे में भी हमको जानना है ना। अगर कोई दर्द हमें कभी कभी होता है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको स्वयं मतलब ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आजकल हर कोई अगर सबके यहाँ आजकल गाँवों में मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, है ना। तो क्या करते हैं, अगर किसी को सिर दर्द हो रही है तो फटाक से मेडिकल में जाकर के क्या करते हैं, सेरिडॉन या पैरासीटामोल या फिर डाइक्लो वाले फार्मूला वाला कोई भी टेबलेट मंगा के खा लेते हैं। और उसमें क्या होता है कि आधा एक घंटा में सिर दर्द ठीक हो गया तो आदमी खुश हो जाता है, और कंटिन्यू कंटिन्यू अगर उसको ऐसी होते रहता है तो बार बार पेन किलर का बिना सोचे समझे बिना किसी डॉक्टर के सलाह से दवाई का उपयोग करते रहता है ना। तो इसको हमको समझना है कि अगर हमको किसी भी टाइप का अगर दर्द हो रहा है तो क्या वो हमारे शरीर में कंटिन्यू बने रहता है, या हमारे शरीर में वो अगर कोई हैवी वर्क कर रहे हैं तब आ रहा है,
या कोई हमको स्ट्रेस की वजह से कुछ दर्द हो रहा है, या और तनाव हो गए और हमारे काम की वजह से, या ऐसे कई सारी चीजें होती है जिनसे हमको दर्द हो सकता है ना। या ज्यादा हैवी वर्क कर देंगे या झुक कर भी काम कर देंगे, जैसे कि किसान लोग खेत में करते हैं, झुक करके वर्क करते हैं। तो इसके बारे में हमको समझना है कि आखिर हमारा जो ये दर्द हो रहा है वो कैसे हुआ है और कहाँ से आया और कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले हमको अवेयर होना चाहिए कि हमारे दर्द को हम कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, और एक कितने देर तक बने रहता है, या कितने दिन तक लगातार बने रहता है, या कभी कभी हमको हो रहा है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है ना। और बिल्कुल ये पेन किलर की जो दवाइयां हैं, है ना, जो हम लोग बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से खरीद करके जो यूज कर लेते हैं, इससे हमको बचना है ना। क्योंकि हम पेन किलर अगर खा रहे हैं तो पेन किलर का भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है ना। अगर कभी कभार हम लोग अगर पेन किलर का यूज अगर हम लोग कर ले रहे हैं तो उसमें उतना तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप उसी को अगर कंटिन्यू में आप डाल दिए, आप थोड़े थोड़े से दर्द में, कहीं किसी को थोड़ा सा दर्द हुआ, सिर का दर्द हुआ या पैर का दर्द हुआ, कोई भी दर्द हुआ, तो कंटिन्यू 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 वो पेन किलर जैसे कि डाइक्लो या आइब्रूफेन या पीसीएम, कोई भी इस टाइप के टेबलेट को वो खा लेता है। तो कोई भी टेबलेट को अगर हम बिना सोचे समझे खा लेते हैं तो क्या होता है, वो क्या करता है कि वो जो सोडियम रहित जो पेन किलर जो होता है ना, वो हमारे शरीर से पानी और सोडियम को निकाल देता है और हमारे किडनी की रफ्तार को धीमी कर देता है ना। किडनी की रफ्तार जैसे धीमी हो जाती है, हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है ना। जिससे हमारे हार्ट को ना पंप करने में अधिक जोर लगाना पड़ता है ना, जिससे हमें बहुत सारी चीजों को नुकसान हो सकता है ना। अगर कोई किसी को पहले से ही प्रॉब्लम है तो उसको ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी एक छोटी सी दवाई की वजह से आ सकती है ना। हार्ट हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी एक छोटी सी पेन किलर की वजह से आ सकती है। तो हमको ये पेन किलर की भयावहता को समझना चाहिए कि इस पेन किलर को यूज करने से हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है। एक दिन मैंने क्लास में ही बताया था इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में कि अगर हमारे शरीर में पानी की अगर कमी हो जाए या हमारे शरीर में खनिज तत्वों की अगर कमी हो जाए तो हमें मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। मतलब 2% पानी पीने से कमी की वजह से क्या नुकसान हो सकता है, 4% पानी की कमी की वजह से, 7% पानी की वजह से, और 10% पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से तो इंसान का डेथ भी हो सकता है ना। तो पेन किलर हम लोग अगर कंटिन्यू कंटिन्यू अगर यूज करते रहते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस करने का भी काम करता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट या खनिज तत्वों के एक हिसाब से हमारे शरीर में कमी करने का भी काम ये पेन किलर की जो दवाइयां हैं वो करती है। तो इस पेन किलर से हमें बिल्कुल बचना है। हमारे डाइजेशन में इसे उत्पन्न कर देता है। डाइजेशन में अब हमारे जो पाचन तंत्र है उसको भी ये पेन किलर की जो मेडिसिन है ना वो इफेक्ट डालती है ना। ज्यादा मात्रा में पेन किलर खाने की वजह से हमारा डाइजेशन खराब होता है, हमारा पाचन खराब होता है, हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है। मतलब बैड बैक्टीरिया हावी हो जाएगी और गुड बैक्टीरिया कम हो जाती है। तो हमको इसके बारे में जानना, अवेयर होना जरूरी है कि अगर हम लोग कोई भी छोटी मोटी दर्दें हो रही हैं, दर्द हो रहा है, तो हमको बिल्कुल इस जो पेन किलर जैसी जो दवाइयां हैं, है ना, इससे बचना है ना। क्योंकि इससे और भी कई सारे बहुत सारे नुकसान है। किडनी फेलियर जैसी समस्या भी इसी पेन किलर की वजह से होती है ना। आज हमारे कम्युनिटी में आप देखेंगे, बाहर की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोले या हमारे राज्य लेवल पर बोले, तो किडनी फेलियर की भी समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में फैल रही है ना। डायलिसिस बहुत ज्यादा मात्रा में अब होने लगे हैं। पहले डायलिसिस बहुत कम हो रहा था, अब तो डायलिसिस यूनिट में मरीजों की भी संख्या बढ़ने लगी है ना। तो इसका भी मेन कारण पेन किलर है। अनजाने में ही लोग पेन किलर का इतना सेवन कर लेते हैं कि
उसका किडनी फेलियर मतलब किडनी फेलियर होने तक तो उसको पता नहीं हो पाता है कि मेरा जो ये किडनी फेलियर वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये सिर्फ पेन किलर के वजह से हो रहा है ना। अनजाने में ही अपने किडनी को बहुत नुकसान करते रहता है। तो किडनी का नुकसान तो अलग होता है, साथ ही लीवर में भी हमारे पेन किलर की वजह से इतना इफेक्ट पड़ता है कि लीवर क्या करता है कि हमारे शरीर में मतलब सारे चीजों का क्रियान्वयन करते रहता है ना। तो अगर हम पेन किलर खाते हैं तो लीवर को भी वो पेन किलर बाधित करता है हमारे सारे चीजों के क्रियान्वयन के लिए, है ना। डाइजेशन, अभी जैसे मैंने डाइजेशन के बारे में बताया, तो लीवर के थ्रू ही हमारे शरीर में डाइजेशन स्टार्ट होता है, मतलब डाइजेशन होता है, तो वो लीवर को भी नुकसान करता है। तो आप समझिए कि आपके जो मुख्य अंग हैं, जो आपको चलाने के लिए, मतलब हमारे शरीर को चलाने के लिए जो मुख्य अंग कार्य करते हैं, जैसे हार्ट हार्ट हो गया, लीवर हो गया और किडनी हो गया, ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ना। इन अंगों को पेन किलर खाने की वजह से छोटी छोटी चीजों, दर्द में होने वाली समस्याओं की वजह से हम लोग जो मेडिसिन खा रहे हैं पेन किलर, उसके वजह से हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है या अंग है हमारे, है ना, जो हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए, हमारे ये जो ढांचा या शरीर जो है उसको चलाने के लिए रोज रोज वर्क करते रहते हैं, है ना, उसको कितना नुकसान होता है इस छोटे से पेन किलर की वजह से। तो आज का क्लास यही है कि पेन किलर के बारे में आप लोग अवेयर हो, है ना। अगर आपको छोटी छोटी दर्द होती है या कभी कभी दर्द होती है, तो बिल्कुल भी पेन किलर का सेवन अपने को नहीं करना है ना। अगर ज्यादा मात्रा में हमको दर्द हो रही है, तब एक आध सेवन किया जा सकता है, एक आध से उतना नुकसान नहीं होगा। पर अगर हमको छोटी छोटी समस्याएं हो रही है, कभी कभार सिर दर्द हो रहा है काम की स्ट्रेस की वजह से, या फिर ज्यादा हैवी वर्क होने की वजह से, तो हमको ज्यादातर नेचुरल तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि सर बताते हैं कि गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं आप, है ना। अगर आपको ज्यादा दर्द हो रही है तो जितना सहन कर सकते हैं उतना ही आप गर्म पानी पिएं, और उसको थोड़ा देर सो जाएं, या आराम करने की अगर स्थिति है तो आराम करें, है ना। तो उसमें भी आपका दर्द भाग भाग सकता है ना। तो उसको नेचुरल तरीके से अपन को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। और बिल्कुल भी ये जो पेन किलर जैसी दवाइयां हैं, इससे हमको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर हम लोग इससे दूर हो जाएंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, और स्वस्थ रखने के साथ साथ में हम जो अभी जितनी बातें मैंने बताई कि जैसे किडनी, लीवर या हमारा हार्ट, ऐसी चीजों को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है ना। अगर ये अच्छे से संचालित ना हो तो हम हमारा जीवन खत्म भी हो सकता है ना। तो हमको बिल्कुल अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना। ध्यान रखते हुए हमको छोटी छोटी चीजों से अवेयर होते रहना चाहिए, है ना। और हम लोग इस क्लब के माध्यम से रोज सर या कोई मैम या कोई भी छोटी छोटी बातों को बता के छोटी छोटी चीजों से हमको अवेयर करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सके, अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। और ये जो भ्रांतियां हैं या फिर ये जो गलत चीजें हैं, जो जैसे कि ये मेडिसिन और दर्द की जो मेडिसिन है, ऐसी चीजों से हम रोज रोज अवेयर होकर बच सकें, और हमारे आसपास के लोगों को भी हम लोग समझाएं, या हमारे समाज में या हमारी जो कम्युनिटी है या